तैयार हो जाइए नई सीरीज के लिए और नए वित्त वर्ष के लिए भी। जी हाँ, अप्रैल की सीरीज का आज से होगा आगाज और अब तक का इतिहास रहा है बेहतरीन। क्या मार्च की तेजी को और आगे बढ़ाएंगे? ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। ताबड़तोड़ खरीदारी हुई मार्च के अंदर, लेकिन क्या अप्रैल का सेशन भी इसी तर्ज से आगे बढ़ेगा? इस पे हर एक पूरा विश्लेषण तो रखेंगे, लेकिन कुछ एक अहम ट्रिगर्स भी हैं जो आज इस हफ्ते के आखिरी दिन, इस सीरीज के पहले दिन, ये सीरीज अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। चुनाव है इसी सीरीज के अंदर, 11 तारीख को वोट डलने वाले हैं। इसी सीरीज के अंदर आपको अर्निंग्स भी दिखेगी और इसी सीरीज के अंदर आपको जो मार्केट का मोमेंटम है, क्या कंटिन्यू रहता है एफआईज की तरफ से या फिर नहीं, इसको लेकर भी काफी सारे सवाल है। खैर, ग्लोबल मार्केट्स अपने आप में आज मिले जुले हैं। यूएस ठीक है, एशिया ठीक है, एसजेएक्स निफ्टी के बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 10 अंकों की गिरावट है। हाँ, रुपया 46 पैसे की कमजोरी हुई है, ये डे लो पे जाके बंद हुआ है, वापस 69 के पास पहुंचा है। ये कितनी बड़ी मुश्किल है? या 70 के आसपास हम डाइजेस्ट कर चुके हैं अपनी इस बढ़त के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ कि 70 तक आए, हमको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एमएसटीसी का आज लिस्टिंग होने वाली है। बड़ी मुश्किल से भरा था ये इशू, इसका ₹1 बकायदा कम करना पड़ा, ₹5 का डिस्काउंट ऑलरेडी था, तो आज इसकी लिस्टिंग कैसे होगी? और एक रेल विकास निगम का आईपीओ भी खुलने वाला है। तो आज सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ प्राइमरी मार्केट में भी काफी एक्शन है। इसका भाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, 17 से 19 रुपए के बीच। क्या रिटेलर्स को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो आज सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों मार्केट्स का पूरा एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये सीरीज यादगार सीरीज रही है। इसी सीरीज के बदौलत, कहते हैं ना, अगर आपकी नींव पक्की हो तो आपका बिल्डिंग ठीक बनती है। तो क्या मार्च के बेसिस पर अप्रैल में खरीदारी की जा सकती है? ये आज का एडिटर स्टेक है। अनिल जी, तो मार्च सीरीज तो बहुत शानदार रही और बड़े गर्व से हमको बताना पड़ रहा है कि हमने ऐसा एक भी मौका नहीं चूका निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर, जब ये कहा जाए कि हाँ, यहाँ पे बहुत तेजी, 500 पॉइंट की तेजी 5 मिनट में मिल सकती है, वो मौका हमने खोया हो। बिल्कुल ऐसे 4 मौके पिछली सीरीज में आए। हाँ। जब 400 पॉइंट की तेजी हाथ में आई है, तुरंत वाली पकड़ में आई है। अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है 12 में से एक आध सीरीज ऐसी निकल जाती है। हाँ। कि जहां हम हर चीज़ पकड़ पाते हैं, लेकिन उम्मीद करें कि ऐसी नहीं तो इससे थोड़ी कम वाली परफॉर्मेंस भी होगी तो चलेगी। हाँ। मार्च सीरीज में मार्केट की भी और हमारी भी, दोनों की। लेकिन हाँ, जहाँ तक अप्रैल सीरीज का सवाल है, ऐतिहासिक तौर पर अप्रैल की सीरीज अच्छी रहती है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मार्च की सीरीज में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। सिंपल, क्योंकि आमतौर पर सौदे निपटाने में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करने में, पोजीशन कितनी दिखानी है, नहीं दिखानी है, खुली रखना है, प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट, 50 झंझट चलते हैं। हम सबकी हिंदुस्तानियों की आदत है, हम डेडलाइन पे ही काम करते हैं। तो 31 मार्च का काम 31 मार्च को ही होता है। तो मार्च की सीरीज जनरली सुस्ती वाली रहती है। खैर, इस बार चुस्ती होगी और फिर अप्रैल में हम फुल फ्लेज वापस ताल ठोक कर उतर जाते हैं मैदान में कि अब काम करना है। इस लिहाज से पिछले 10 सालों में 7 साल अप्रैल की सीरीज ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। लेकिन इन 7 सालों में सबसे अहम सीरीज जो है अप्रैल की, वो है 2014 की, चुनाव के पहले वाली। क्योंकि आज हम 2019 में चुनाव के पहले हैं, ठीक है? तो चुनाव के पहले की सीरीज को चुनाव के पहले की सीरीज से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। उस समय 3% की तेजी बनी थी अप्रैल 2014 की सीरीज में, ठीक है? जो पिछले चुनाव के पहले की तेजी शुरू थी वो सितंबर 2013 से शुरू हो चुकी थी और उसने जोर पकड़ा था अप्रैल की सीरीज में जाकर अंत में। सिमिलर सिचुएशन थोड़ी बनती हुई दिख रही है। फर्क इतना है डिम्पी कि इस बार 2013 की तरह एक साल पहले से नहीं शुरू हुआ। हम लगभग आप कह सकते हैं कि फरवरी से शुरू हुए हैं। फरवरी और मार्च में हमने अच्छे गेंस दिखाने शुरू किए। तो फिर चुनाव की नतीजों की उम्मीद में क्या अप्रैल की सीरीज दम दिखा सकती है? जी हाँ, दिखा सकती है। इसका जवाब हाँ में, क्योंकि धीमे धीमे जो सिचुएशन बन रही है वो इस बात की ओर बन रही है और बाजार इस बात को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी। ये सीरीज खराब तभी हो सकती है जब आपको कोई ऐसा संकेत मिले कि एनडीए की सरकार वापस आने के चांस कम होते दिख रहे हैं, तो मुनाफा वसूली आएगी। अगर एनडीए की सरकार वापस आने के चांस आपको नजर आ रहे हैं तो ये सीरीज हर गिरावट में खरीदारी का मौका दे रही है आपको। तो आपके लिए इस सीरीज में पूरा एक ही ट्रिगर है खरीदारी करने का, चुनाव के नतीजों की उम्मीद। मौके ग्लोबल मार्केट से मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट जब जब किसी वजह से खराब हो और कमजोर हो और आपका कन्विक्शन ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो आपको खरीदारी करनी है। ग्लोबल मार्केट कितने भी मजबूत हो, लेकिन आपको इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऊपर में बिकवाली करनी। तो आपको व्यू इलेक्शन के रिजल्ट पर बनाना है। इस वक्त बाजार ये मानकर चल रहा है, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन से हम लगातार नॉन स्टॉप जिस तरह से बढ़ रहे हैं, बाजार ये मान के चल रहा है यही सरकार फिर से आने वाली है। तो अगर वो बाजार का मैंडेट है कलेक्टिव विजडम के हिसाब से, आज बाजार ये सोच रहा है, तो फिर इस सीरीज में तेजी बनने में कोई डर वाली बात नहीं।
एक रिटेलर के मन में सवाल ये आता है कि वो एक्चुअली इसलिए नहीं खरीदता कि उसको कन्विक्शन नहीं है या सब कुछ पता है, वो इसलिए नहीं खरीद पाता क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी देख चुका है। आज सौदा डालने में इतना डर लगता है कि कहीं मैं ही ना उल्लू बन जाऊं, कहीं मैं ही ना फंसने वाला हो जाऊं। तो ये डर कैसे भगाए? 1995 में जब निफ्टी शुरू हुई थी, इसका लेवल था 100 का। आज ठीक आप 1995 से देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 23-24 साल। 23-24 साल में 11-12 हजार हैं, यानी कि हर 2 साल में निफ्टी डबल हुई है ऑन एन एवरेज। 1000 के लेवल से शुरू हुई, 12,000 पे हम लगभग पहुंच रहे हैं। तो 1995 की 1000 की निफ्टी आज 11-12 हजार की है। 23-24 साल में हर 2 साल में डबल हो रही है। और ऐसा तो नहीं कि जब से 1995 से निफ्टी शुरू हुई उसके बाद पहला इलेक्शन आ रहा है। 1979 1978 1979 से सेंसेक्स ने शुरुआत की थी 100 पॉइंट से, ठीक है। आज लगभग 40 साल में हम 38,000 39,000 पर हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ, तो इसलिए प्लस फिर भी अगर किसी को डाउट है तो फिर एक शो जो मैंने विजय मंत्री के साथ किया था अभी थोड़े दिन पहले, चुनावी फंडा, वो फिर से रिवाइज कर लीजिए कि किस तरह से पिछले 4 चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव हो, किसी भी तरह की उम्मीद हो, किसी भी तरह का रिजल्ट आया हो, उसके बावजूद हर 5 साल में चुनाव के बाद पैसा डबल हुआ है आपका, अगर आपने ठीक ठाक से म्यूचुअल फंड में लगाया। ये मैंडेट क्लियर है बाजार का, ये इतिहास बता रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, डेटा है आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी सरकार आए, कैसा भी, भाई आप सोचिए कम्युनिस्ट के सपोर्ट से बनने वाली सरकार के बावजूद बाजार डबल हुआ है, जिसमें सबसे अनसर्टेनिटी, जिसमें सबसे ज्यादा डर था लोगों को, अरे कम्युनिस्ट सरकार में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एक चीज मान के चलिए कि इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी आए, इलेक्शन के पहले पैसा लगाना ही लगाना है, इलेक्शन के बाद बाजार गिरे तो और लगाना है। अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए, अगर आज मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 75 रुपये इलेक्शन के पहले इन्वेस्ट कर दूंगा और 25 रुपये मैं इलेक्शन के बाद के लिए रखूंगा। ये मेरा फॉर्मुलेशन होगा। और जिनको फिक्स इनकम में पैसा लगाना उनके लिए भी गोल्डन चांस है इस वक्त। आराम से आप 5 साल का व्यू लेकर फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको 10 से 12% के रिटर्न आराम से फिक्स इनकम में भी मिल सकते हैं, जो कि एफडी से कहीं बेहतर है। तो कुल मिलाकर आपको कॉल लेना है, इंतजार करने में समझदारी नहीं है। एक और सवाल है मेरा, रिटेलर्स के पास अमूमन पैसा लिमिटेड होता है, ये पैसा म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए जाए, क्योंकि बाजार जब इतना चलना ही है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिख ही रहा है, तो फिर सीधा शेयर क्यों ना पकड़ ले, ना करिए ना आप। ये डिम्पी, ये हर आदमी पर डिपेंड करता है। हम म्यूचुअल फंड की राय देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी थोड़ी देर बाद स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे। हम स्टॉक्स की बात दिन रात सुबह शाम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम म्यूचुअल फंड की राय नहीं दे रहे। बेसिकली आपको क्या सूट करता है, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, फुल टाइम हैं, लगातार बाजार पर नजर रख पाते हैं, आपका टाइम आपको अलाउ करता है कि आप टीवी स्क्रीन के सामने या ब्रोकर के टच में, अपने एडवाइजर के टच में, बिल्कुल स्टॉक्स खरीदिए। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ों में आपके पास टाइम एनर्जी लिमिटेड है, समय कम है, समझ कम है, तो फिर म्यूचुअल फंड से तो वो डिसाइड करिए। आपको स्टॉक्स लेने में देखिए सिंपल चीज़ है, आपने सही स्टॉक लिया पैसा ज़्यादा बनेगा म्यूचुअल फंड से, कोई डाउट नहीं। खराब हो लिया तो पैसा ज़्यादा टूटेगा भी। लेकिन अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड आपके लॉन्ग टर्म में सीमित वेल्थ बनाते हैं, अच्छी बात, लेकिन आपको बहुत बड़ा पैसा अगर बाजार में कमाना है, बहुत ज़्यादा, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, कुछ ही स्टॉक्स या 1 या 2 स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत लंबे समय के लिए लेके बैठ जाएं और वो कॉल आपका सही हो। यही फॉर्मूला है, तो उससे वेल्थ बनती है बड़ी। आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा के देख ले, वॉरेन बफे का या राकेश झुंझुनवाला का, उन्होंने 3-4 स्टॉक में बड़े पैसे बनाए। अगर उन्होंने 30 खरीदे होंगे तो 5 ही ऐसे हैं जो उनके 80% वेल्थ बना रहे हैं, बाकी 25 तो खराब ही गए हैं या मतलब उतना रिटर्न नहीं दिया होगा। सो आपका वो कन्विक्शन होना जरूरी है और वो आम इन्वेस्टर में नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए आइए। ठीक है, इस बीच मेरे को दर्शकों को सबको इंतजार है कि निफ्टी की आज की रेंज क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल हो रहा है इसी अप्रैल सीरीज का, ये चर्निंग होगी कि नहीं होगी? होगी, पक्का होगी, बहुत 100% होगी। और बैंक्स ठीक है थोड़ा और बढ़ेंगे, फिलहाल कोई ऐसा संकेत बैंक्स में नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि बहुत बढ़ने के बाद रुक जाएगा। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि अप्रैल सीरीज में 2 सेक्टर मुझे जो ऐसा समझ में आ रहा है कि जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, एफएमसीजी और आईटी। एफएमसीजी और आईटी, हाँ, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो चल सकते हैं, जिनका निफ्टी में ठीक ठाक वेटेज है और ये बढ़ भी सकते हैं। तो इन 2 सेक्टर्स में अप्रैल सीरीज की चूंकि बात चली, तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अप्रैल सीरीज की शुरुआत हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। स्टॉक्स में लगभग 1 करोड़ 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो पिछली सीरीज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, 1 करोड़ 40-42 लाख था। तो
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम जा रहे हैं, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस के साथ जाने में अच्छी बात है कि ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस बार स्टॉक्स में एफआईज की तरफ से है, तो वो एक अच्छा संकेत है। रोल ओवर्स जो हुए हैं डिम्पी 67% के आसपास निफ्टी के हैं, 3 महीनों की एवरेज के लिए आज से आप देखेंगे तो बहुत बेहतर है। बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स पिछले 3 महीनों की एवरेज से थोड़े से कम है, 71-72% के आसपास, लेकिन उसकी वजह कि इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है बैंक निफ्टी, तो लोगों ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की होगी कि चलिए एक्सपायरी तक वन साइड तेजी होगी, थोड़ा रुकेगा। लेकिन ओवरऑल सीरीज की शुरुआत बहुत पॉजिटिव नोट पर हो रही है, अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ हो रही है। और ऐसे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और वो ये कि शायद सीरीज का पहला हाफ या पहले 2 हफ्ते बाजार दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखे, उसके बाद हो सकता है जैसे आप चुनाव के पास पहुंचेंगे 11 तारीख को वहां से हल्की सुस्ती या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन उससे पहले एक आध हफ्ता तो खेलो इंडिया खेलो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ग्लोबल से लेकर ट्रेंड तक के सभी रुझान एक बार समझ लेते हैं। तो ग्लोबल कैसे दिख रहा है? शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत एक आध दिन की कमजोरी है वो रेसेशन की बातें थी। डाउ के हरे निशान के साथ रेसेशन भूल जाते हैं और लाल निशान दिखते हैं रेसेशन याद आ जाता है। ये अमेरिका की फितरत है और हमारी भी सबकी, ठीक है। और कल हम इसलिए कहते हैं कि ये रेसेशन कुछ एक साइड ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे होने वाला है। ये रोज का नाटक है, ये रोज का नाटक है ना। तो ये चलने वाला है, इसमें कुछ नहीं। आप हांगकांग को देख लीजिए, मजबूत है। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, 200-400 पॉइंट ना गिरे बस, 50-100 पॉइंट बढ़ जाए गिर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। आजकल हम देखते ही कितना है, हांगकांग को ही नहीं देखते हैं। हांगकांग छोड़िए, एक और चीज बताऊंगा आपको, आप सरप्राइज करेंगे। हमने एक और चीज देखना बंद कर दी, विक्स रुपया। हाँ। कल रुपया 47 पैसे कमजोर हुआ, हम गिरे क्या? पिछली बार रुपया कमजोर हुआ था पिछले हफ्ते, एक दिन इसी तरह से 51 पैसा गिरा था, हम गिरे क्या? अब तो रुपए को पे भी नहीं गिर रहे हम। तो कुल मिला के ठीक है। एफआईज के डेटा पॉजिटिव है, घरेलू फंड नेगेटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों वापस से पॉजिटिव हो गए। अब आते हैं सर आज की रेंज पे। तो आज की पहली छोटी रेंज, मीडियम और फिर एक्सट्रीम रेंज। छोटी रेंज 11,525 11,600, ये आज की छोटी रेंज, ठीक है। मीडियम रेंज 11,500 से 11,650 और एक्सट्रीम रेंज 11,450 से 11,700 की ये बनकर आती है। तो ज़्यादा संभावना ये कि आप 11,500 को ना तोड़ें और 11,650 मीडियम रेंज को आप सम्मान देंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है डिम्पी, 30,250 और 30,500 ये छोटी रेंज है। अच्छा, 30,250 30,500। अब बड़ी रेंज, मीडियम या बड़ी रेंज दूं मैं आपको? है ही नहीं। तो फिर कौन सी रेंज है ही नहीं। 30,000 अब अगला सपोर्ट है नीचे की तरफ, ठीक है। 30,250 के नीचे सीधा सपोर्ट 30,000 है, 30,000 30,050 और 30,500 के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है स्काई, खुला आकाश। मैंने उसका हिंदी में शब्द ब्लू स्काई जोन को खुला आकाश बना दिया, खुला नीला आकाश। हाँ, खुला नीला आकाश। जितना आपकी मर्जी है जो करिए। अच्छा, डेटा भी नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, बड़ी रेंज 30,000 नीचे की तरफ, ऊपर जहां जाना चाहिए आपकी मर्जी, ठीक है। निफ्टी मजबूत सपोर्ट जोन का है, 11,450 11,500 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी पर 30,000 से 30,250 ये 250 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है। ओके, सिंपल। अब आ जाइए लॉन्ग पोजीशंस पर, जो ऑलरेडी पोजीशंस पे, खैर उनके तो वारे न्यारे हुए। हाँ। जिन्होंने रोल ओवर किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्होंने रोल करके आए हैं वो, जिनके पास तेजी की पोजीशन है निफ्टी की, इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है 11,500 का। 11,500 के नीचे जाएं, 70 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस है, उसके नीचे कमजोरी का पहला संकेत आएगा। क्लोजिंग 11,450 के नीचे हो तो किसी को पूछे मत, तेजी की पोजीशन से निकल जाइएगा। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए है 30,250 का और क्लोजिंग पे है 30,000 का। दोनों स्टॉप लॉस वेरी वेल क्लियरली डिफाइंड है, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 30,250 इंट्राडे, 30,000 क्लोजिंग बेसिस। 30,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है, एग्जिट। 30,250 के नीचे जाता है, इंट्राडे पोजीशन एग्जिट, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशंस में आपको निफ्टी के हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर 11,450 है और इंट्राडे बेसिस पर 11,500। फर्क तो ज़्यादा नहीं है, बट 50 पॉइंट की अहमियत है, ये लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब सर शॉर्ट पोजीशंस भी हैं, कईयों ने पोजीशंस काट भी ली होंगी और हो सकता है कल जाते आते बाजार में इतनी तेजी के बाद कुछ शॉर्ट्स बनाए। कईयों ने काट ली होगी, कईयों की कट गई होगी, कट भी गई होगी। तो इंट्राडे वाली अभी नहीं कटी। कल 11,600 इंट्राडे का स्टॉप लॉस था और आप 11,588 पे आके रुक गए थे। तो आज भी आपको 11,600 ही रखना है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है 11,600 के पार निकले तो फिर किसी का निमंत्रण मत इंतजार कीजिए कि मैं शॉर्ट काटूं या ना काटूं, आप खुद काट लीजिए, किसी के बोलने का वेट मत करें।
क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है निफ्टी पर, जो क्लोजिंग बेसिस का हो चुका है। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो आपने 11,500 के ऊपर क्लोजिंग देखते ही आपको निकल ही जाना था। ठीक है, हमने 11,500 का लेवल दिया था, इसमें को याद अच्छी तरह है ना। तो वो तो आप अगर हैं तो आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, स्टॉप लॉस 600 वाला है, इसको चेंज मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ बने रहेगा, इसको मत खिसकाइएगा। और बैंक निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस पे जो और इंट्राडे बेसिस पे जो स्टॉप लॉस थे वो दोनों ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है, अब सर अगर किसी के पास पड़ा है तो उनकी मर्जी है। आज नई पोजीशंस बनानी, नई पोजीशन बिल्कुल बनानी चाहिए। दो तरीका है, एक तो जहाँ खुलते कैसे खरीदना वो तो मैं बता ही दूंगा। 7 बजे मैं कितना खुश हो रहा था जब आप शो कर रहे थे। 30-40 कितना नीचे था इस समय, 30 एक पॉइंट नीचे था सर। ये तो खुलेगा नहीं, लेकिन खुल जाए तो मतलब जितना नीचे आप खोल पाए उतना बढ़िया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम हमारे एक्सपर्ट को कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आपकी जब कॉल आई तभी बता दो कि अरे मुझे कॉल देना, छोटा कर दो, बड़ा कर लो, है ना। वैसे हमारे को जब मर्जी आए तब ट्रेड कर ले। लेकिन वही है कि एसजेक्स में 40 पॉइंट की कमजोरी काम नहीं आ रही। 11,500 11,525 की रेंज में खरीदना चाहिए अगर मौका मिले नीचे की तरफ फ्रेश पोजीशन के लिए। 11,450 स्टॉप लॉस होगा, 11,575, 11,600 और 11,650 तीन टारगेट के लिए करनी है आपको तेजी। एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक शॉर्ट करने का चांस ले सकते हैं आप, और वो चांस होगा आपका 11,650 से 11,700 की रेंज में। ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर लेना चाहें तो एक ले लीजिए। 11,775 का स्टॉप लॉस लगाइए लाइफ टाइम हाई के आसपास का, और यहाँ पर नीचे की तरफ 11,600 11,575 फिर से मिल सकता है, वहाँ शॉर्ट काट लें। ठीक है, तो सर फिर बैंक निफ्टी में क्या करें? बैंक निफ्टी 30,250 30,300 के आसपास मिले वहाँ खरीदिए। अगर आज नीचे मिल जाता है एक बार गलती से 30,250 30,300 तो मैं सोचूंगा भी नहीं, तुरंत प्रभाव से ले लेने का है। 30,000 आपका स्टॉप लॉस, अब आपका स्टॉप लॉस 30,200 का रखा जा सकता है ताकि आपको रिस्क ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछे ना तो मैं कहूँगा 30,300 और 30,050 दो जगह खरीदना चाहिए बैंक निफ्टी को। अच्छा, हाँ, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है अभी। और स्टॉप लॉस 29,900 के आसपास का बढ़िया बनेगा वहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल 30,050 आएगा नहीं, तो 30,250 30,300 पे ले लीजिए, 30,200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 30,500 ये है टारगेट बैंक निफ्टी का, पहला टारगेट। आपके बैंक कन्विक्शन को जा रहे हैं? नहीं, कन्विक्शन को बैंक निफ्टी का दूसरा टारगेट तो आपने देखा ही नहीं, ध्यान ही, गौर फरमाइए। वो तो स्काई जोन हो जाएगा ना सर। गौर फरमाइए लिखा क्या है? 400, 30,500, 900, ये रुकेगा अभी सर। 30,500 के ऊपर 30,900 है, 400 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। बाप रे। अच्छा, ये 400 पॉइंट वाला जो मूव जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये वही वाला, ये उस तरह की चीज बन रही है। लेकिन इसमें और पिछले मूव में एक फर्क है, वो बताना पड़ेगा। वो ये कि इस वक्त 30,500 पे उतनी शॉर्ट है नहीं मेरे पास कि मैं वो रॉकेट वाली बात करूँ। ये 30,900 का जो टारगेट है ये दिन का नहीं है, ये इवेंचुअल टारगेट आगे बढ़े, ये फर्क है। इसलिए मैंने वापस से इसको हाईलाइट किया। इस डेटा पे गौर फरमाइए। ये मत सोचिए कि आज ही 30,500 के ऊपर बढ़िया तेजी बनेगी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि शॉर्ट्स उतने नहीं है मुझे कि जो आग लगा दे सीरीज के पहले। बस किसी को तो कवर करके चलेंगे ना। और एक और चीज गौर करिए, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कॉल नहीं दिया है। मैं यही पूछने वाला था कि आपका कॉन्फिडेंस देखने का मेरे को पूछना है कि नहीं पूछना कि बैंक निफ्टी पे शॉर्ट है भी नहीं है। जानबूझ के नहीं दे रहा शॉर्ट कॉल की, ठीक है। अभी पता नहीं 30,500 पे तो आप शॉर्ट कर नहीं सकते, अब कहाँ से ये यू टर्न लेगा पता नहीं, तो इसलिए शॉर्ट कॉल नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन दिन भर में जहाँ अगर कहीं मौका मिलता है तो वहाँ पे जरूर बात होती हुई दिखेगी। अब आते हैं जरा विक्स पे। विक्स ठीक है, पीसीआर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एफआईज और डीएस के आंकड़ों पे जल्दी से आ जाते हैं जरा। एफआईज कल आंकड़े बहुत बड़े बड़े थे, तो खैर एक्सपायरी का भी इफेक्ट हो सकता है। हाँ, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक्सपायरी का इफेक्ट है। और 3600 करोड़ की खरीदारी कैश की है, आंकड़े अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। बढ़िया है, शानदार है, लेकिन एफआईज की वजह, ये एक्सपायरी की वजह से बढ़े, और 2,000 करोड़ की घरेलू फंड ने बिकवाली भी जो की एक्सपायरी की वजह से छोड़ दीजिए। एफ&ओ के हिसाब से नई पोजीशन में जो रोल हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखिए 10,500 मजबूत सपोर्ट है आज निफ्टी के लिए, क्योंकि 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर पुट में है। ठीक है, ये मैं दोनों मिला के बोल रहा हूँ, मंथली और वीकली। ठीक है, वीकली में 11,500, माफ कीजिए 11,500 पर पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और 11,700 पर। तो वीकली सीरीज में लोग ये मान के चल रहे हैं 11,500 के नीचे नहीं जाएगा, 11,700 पर रुकेगा। तो ये 200 पॉइंट की रेंज आपकी वीकली हो गई। 11,500 इस हिसाब से आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 11,600 पर छोटी सी रुकावट है, सिर्फ 17 लाख शेयर का कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो उसको पार करेंगे तो थोड़ी बहुत और खरीदारी होगी। डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है पहले दिन निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में तो नहीं के बराबर है।
बैंक निफ्टी में तो नहीं के बराबर है डेटा, तो डेटा डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। एक चीज़ जो हाईलाइट करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में डिम्पी, वो है कि प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से घटी है। 167 पॉइंट से 107 पॉइंट रह गई, 60 पॉइंट प्रीमियम कल एक्सपायरी के दिन घटी है, यानी कि ऊपरी स्तरों पर हल्की सी प्रीमियम में कमी आई है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारे डेटा परफेक्ट है। ठीक है तो ये आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है पूरा का पूरा। अब बात आज के स्टॉक्स की। तो सर आज के स्टॉक्स ऑफ द डे, स्टॉक्स ऑफ द डे है। पहला तो आईसीआईसीआई बैंक का खरीदारी करने का रहा है। ये लेवल मैंने कैश के दिए हैं। अब पूछे क्यों? अप्रैल महीने के फ्यूचर के लेवल है कहाँ, अब आज बनेंगे, वो आ जाएंगे। हाँ, आज से शुरू होगी, इसलिए कैश के लेवल दिए। तो 390 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 10 रुपए नीचे, 410 और 415 के टारगेट के लिए। प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खरीदारी होती है। देखिए कल ऐसा समझा जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ फंड मैनेजर्स से बात की और बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक और गाइडेंस दिया है। उसको लेकर बाजार थोड़ा और पॉजिटिव और बुलिश हो सकता है। तो अगर प्राइवेट बैंक्स में तेजी बननी है, बैंक निफ्टी में तेजी बननी है, तो आप नेता समझ लीजिए इसका आईसीआईसीआई बैंक है। बाजार में तेजी बननी है तो नेता है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में तेजी बननी है तो नेता है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का नेता बनेगा आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर है चुनाव के मौसम में? ठीक है, ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया कि नेताजी बैंक निफ्टी है और उसके बाद नेताजी आईसीआईसीआई बैंक है। अब सर दूसरा शेयर, ये हमेशा मेरा फेवरेट है और मैं इसको कॉल देने से बाज नहीं आऊंगा, भले ये किसी भी तरह का, मतलब वो आपका कौन सा गूगली स्टॉक होता है, आयशर मोटर्स। यहाँ पे फिर से सेल, हर महीने में ये मेरा एक सेल कॉल आ ही जाता है, खासतौर से जब मंथली सेल्स नंबर के आसपास। आज फिर से इस महीने की बिक्री के आंकड़े आने वाले, ऑटो के खराब ही आएंगे, और आज उस लिहाज से मैं शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ। 21,450, ये थोड़ा दूर, 500 रुपये दूर का स्टॉप लॉस है, कैश के लेवल है ये भी। 20,550, 20,300 और 20,000, ये 3 टारगेट के लिए आपको तीसरा टारगेट अभिषेक ने डाला नहीं है, आएगा हाँ, 20,000 तीसरा टारगेट वो भी डालिए। तो 20,000 तीसरा टारगेट है जिसके लिए आपको शॉर्ट करना है। आज मेरिल लिंच की कोई रिपोर्ट भी है शायद इस पर, डाउन रेट को लेकर या नीचे के टारगेट हैं, तो ये एक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आयशर मोटर्स कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल से घूम सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, और पॉइंट नंबर 3 बहुत गैप से खुल जाए तो शॉर्ट नहीं करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कहीं से भी यू टर्न ले ले। हाँ ठीक है, तो लेकिन 9:08 पे जब ये फ्रीज हो जाएगा ना, तब इसके बारे में एक बार वापस से चर्चा कर लेंगे। आज का हीरो भी आपको 9 बजे के बाद ही मिल जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, जरा रिसर्च की पूरी टीम तैयार हो गई है, उन्होंने आपके लिए मेहनत की है। जरा आप जानिएगा कि आज की खबर वाले शेयर कौन से हैं। रजत आपको बता रहे हैं, पूजा भी यही बताने वाली है, और दिवांशी रिपोर्ट्स बताएंगे। रजत कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो डिम्पी, आज निफ्टी में जो बदलाव होने वाले हैं उससे शुरुआत करते हैं। एचपीसीएल की जगह लेगा ब्रिटानिया। आज ब्रिटानिया की एंट्री हो रही है निफ्टी में, तो ये क्लोजली ट्रैक हो रहा है, और एचपीसीएल कल के सत्र में तेज था, ये निफ्टी से आज आउट हो जाएगा। इसके अलावा टीटीके प्रेस्टीज कंपनी की आज बोनस इशू पे बोर्ड बैठक है। अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट करती है, लेकिन बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि बोनस इशू को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट टीटीके प्रेस्टीज आज के सत्र में करती हुई नजर आएगी। और साथ साथ आइडिया, ये तो लगातार फोकस में है ही, लेकिन आज से एक्स राइट्स हो जाएगा, यानी कि आज एक्स डेट है राइट्स इशू की। जो भाव होगा वो कल के कंपैरेटिव आपको बहुत नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा एसक्यूएस इंडिया बीएफएसआई लिमिटेड, ये कंपनी है, इसकी बायबैक को लेकर आज बोर्ड जो है वो फैसला सुनाने जा रहा है, और हो सकता है कि बायबैक को अप्रूवल दे दे बोर्ड। तो आप एसक्यूएस इंडिया पे आज के सत्र में फोकस कर सकते हैं। अब प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, जिसमें एमएसटीसी लिमिटेड, इसका आईपीओ जो था वो बहुत एक तरीके से 1.4 गुना ही यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था। वीक सब्सक्रिप्शंस थे, लेकिन इसके प्राइस बैंड को भी रिवाइज करना पड़ा था। 120 से 128 का प्राइस बैंड को रिवाइज किया गया था, और आज है इसकी लिस्टिंग। तो देखना होगा लिस्टिंग कैसे होती है एमएसटीसी की। और आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, ये आईपीओ आज से खुल रहा है, 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 17 से 19 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, और ये बता दो रिटेल निवेशकों को 50 पैसे का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। सरकार के हाथ लगेगी रकम 481 करोड़ की, जो कि वो लगभग 25 करोड़ शेयर बेचकर जुटा रहे हैं, लेकिन कंपनी के हाथ कोई भी रकम नहीं लगेगी, और लॉट साइज 780 प्रति शेयर का है। वैपको इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वैपको होल्डिंग्स, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो फ्रेडरिचसहाफन, ZF फ्रेडरिचसहाफन, ये एक जर्मन कंपनी है, इस कंपनी को खरीद रहे हैं, इनकी पेरेंट कंपनी को, वैपको होल्डिंग्स को। और ये जो डील है ये 48,314 करोड़ में होने जा रही है, यानी कि 7 बिलियन की मोटी राशि इनकी पेरेंट कंपनी को मिलेगी। 136.5 प्रति डॉलर्स यहाँ पर जो है, प्रति शेयर डॉलर का यहाँ पर जो भाव है, उसके तहत यहाँ पर एक बेहतर डील समझी जा रही है। तो ये जो वैपको इंडिया है, इस पे आपको नजर रखनी है, हालांकि वैल्यू जो है शेयर की ये बहुत ऊपर है। इसके अलावा टाटा मेटालिक्स, खबर बड़ी है कि टाटा स्टील ने लगभग 27,90,000 जो शेयर हैं, और साथ ही 34 लाख
92,000 वारंट्स खरीदे हैं इस कंपनी के, और कुल मिलाकर जो अब इनका हिस्सा है वो 50% से बढ़कर 55% हो गया है टाटा स्टील का टाटा मेटालिक्स में। तो एक अच्छी खबर टाटा मेटालिक्स के लिए है आज। एसबीआई लाइफ पे फोकस में है क्योंकि बीएनबी पारिबास आज लगभग 5% हिस्सा बेचने जा रहा है, और ये डील जो होने जा रही है 575 रुपये प्रति शेयर के भाव पे एक्सपेक्टेड है कि होती हुई नजर आएगी। कल का भाव था लगभग 616 का, तो इस पे फोकस रहेगा। और एनआरबी इंडस्ट्रियल बेरिक, जिसमें 17.5 लाख प्रेफरेंस शेयर जो है जारी करने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और ये जो शेयर्स हैं प्रमोटर को जारी करेगी कंपनी। और आखिर में शीला फोम, जिसमें 27 मार्च को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कंपनी में लगभग 3.6% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स जो कि आज अपनी खबरों के बेसिस पर एक्शन में रहेंगे। ये एसबीआई एमएफसी जो 27 मार्च को खरीदा है 3.5% हिस्सा, ये इनके ऑफर फॉर सेल में लिया होगा। जो ऑफर फॉर सेल चल रहा था ना, तो उसमें लगता है इनकी खरीद। हालांकि भाव नीचे थे तब, 1100 का रेट था इसका। जो ओएफएस आया था 1235 तो अभी भी है, 11.5 रुपये गिरावट के साथ, लेकिन बड़ा चंक है जो हिस्सेदारी एसबीआई की तरफ से खरीदी गई है। ठीक है पूजा, आप भी बताएं जरा खबरों वाले शेयर्स। राइस स्टॉक्स पर नजर रखिए, जिसमें कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। बासमती कॉन्ट्रैक्ट्स को आईसीईएक्स में लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, मई में ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इन्फोसिस से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। एबीएन एमरो बैंक का मॉर्टगेज कारोबार में कंपनी करीब 75% हिस्सेदारी खरीदेगी। 1000 करोड़ में ये डील होगी और 2020 तक ये पूरा ट्रांजैक्शन पूरा होने की योजना है। ये तीसरी ऐसी डील है जिसके जरिए कंपनी जापान, साउथ ईस्ट एशिया में अपना क्षमता विस्तार करने की कोशिश कर रही है। तो आज इन्फोसिस फोकस में रहेगा। अदानी पोर्ट्स पर भी नजर रखिए। कंपनी की सब्सिडरी ने इनोवेटिव B2B लॉजिस्टिक्स का अधिग्रहण करने का मन बना रही है, और इसमें ट्रू नॉर्थ और अन्य शेयरधारकों से कुछ हिस्सेदारी खरीदेगी। तो अदानी पोर्ट्स पर आज इस खबर का कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा काफी सारे बड़े सौदे प्रमोटर्स की तरफ से भी खरीदारी हुई है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 13 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हिस्सेदारी करीब 0.54% के आसपास बैठती है, तो यहाँ नजर रखिए। और ग्रुप फाइनेंस में प्रमोटर एचडीएफसी ने करीब 1 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, और ये बिकवाली 260 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है, और हिस्सेदारी करीब 1.67% बैठती है। तो ग्रुप फाइनेंस पर इसका एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंडिया बुल वेंचर्स में भी एक ब्लॉक डील हुई है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से खरीदारी हुई है 36 लाख शेयर्स की, और मेरिल लिंच की तरफ से 36 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है। तो इंडिया बुल वेंचर्स में भी कुछ ब्लॉक डील्स देखने को मिले हैं। और बजाज ऑटो में प्रमोटर एक्शन हुआ है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। खरीदारी 25 से 27 मार्च के बीच देखने को मिली। तो ढेर सारी ये स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स भी दमदार हैं। रिपोर्ट्स भी अच्छी। देवांशी के पास है सारी रिपोर्ट्स, तो देवांशी पहले किससे शुरुआत करेंगी? इंडिया स्ट्रैटेजी। वाह, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो हाईलाइट यही है कि सीएलएस से भी ये मान के चल रहे हैं कि आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें दरें यहाँ पे कट सकती हैं, और लगभग 1/4% कट सकती है दरें। और वो ये मान के चल रहे हैं जो फरवरी में इंडिकेटर्स आए थे आईपी जीडीपी ग्रोथ, वहाँ पे थोड़ी सी धीमापन हमें देखने को मिला था। और साथ ही वो कंज्यूमर क्षेत्र पर मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धीमेपन की चिंता बढ़ रही है। जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है वो काफ़ी नहीं है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, इससे काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी के चलते वो मानते हैं कि यहाँ पे आरबीआई को रेट्स काटने होंगे। पावर जनरेशन, पोर्ट्स और रेल फ्रेट में बहुत ज़्यादा धीमापन की आशंका भी है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धीमापन दिखा है। साथ ही आज आईटी पर सीएलएस से और बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है कि एसेंशियल ने अपने नंबर्स यहाँ पे पोस्ट किए। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैक्रोस पर अभी भी चिंता मैनेजमेंट में दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद गाइडेंस पर वो पॉजिटिव हैं। इसके चलते सीएलएस से सबसे पहले मानते हैं कि जो अगले 3 महीने एसेंशियल के लिए जो संकेत है वो बेहद पॉजिटिव है। यूएस कारोबार में जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी खत्म होती हुई दिख रही है। कंसल्टिंग कारोबार में मजबूती से काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा, और वो एचसीएल टेक महिंद्रा और विप्रो, ये 3 कंपनीज पर पॉजिटिव हैं। मैक्वारी भी लार्ज कैप में टीसीएस और एचसीएल टेक पर पॉजिटिव है, और एलएनटी इन्फोटेक पर मिड कैप स्टॉक्स में वो काफी पॉजिटिव है। क्रेडिट स्विस की आज इन्फोसिस पर रेटिंग आई है, न्यूट्रल रेटिंग है। 770 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं, क्योंकि एबीएन एमरो के साथ यहाँ पे जो अधिग्रहण कंपनी कर रही है उससे जो मार्जिन से हल्के से यहाँ पे नरम होते हुए दिख सकते हैं छोटी अवधि में। और साथ ही आज साइंट पर अच्छी रिपोर्ट है। एक्सिस कैपिटल ने अपना कवरेज शुरू किया है खरीदारी की राय के साथ। 803 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं, और यही मान के चल रहे हैं कि जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये जो सेगमेंट है वहां से डबल डिजिट ग्रोथ से सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। आज 2 व्हीलर्स पर और ओवरऑल ऑटो कंपनीज पर नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। एक बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट नेगेटिव है, जहां पे उन्होंने लक्ष्य काफी घटा दिया है। पहले 26,000 तक के टारगेट्स थे, अब घटाकर 19,000 के लक्ष्य वो बता रहे हैं।
मान के चल रहे FY 2021 में जो EPS का अनुमान है वो 11 से 13% तक उन्होंने घटा दिया है। डीलर लेवल पर भी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है और मार्जिन थोड़े से कम होंगे। CLSA ने मारुति पर भी 8000 तक के लक्ष्य बरकरार रखे हैं, लेकिन वो भी ये मान के चल रहे हैं कि FY 1921 की जो EPS है वो 3 से लेकर 10% तक घटा दिए हैं। आज JP मॉर्गन की NBFCs पर रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को न्यूट्रल रेटिंग दिया और उन्होंने लक्ष्य यहाँ पे घटा दिया है। वहीं पे बजाज फाइनेंस और HDFC ये दोनों स्टॉक्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए। इसके अलावा LIC हाउसिंग यहाँ पे भी टारगेट्स बढ़ाए, लेकिन PNB हाउसिंग पर और इंडिया बुल्स हाउसिंग पर अपने जो टारगेट्स है वो उन्होंने घटा दिए हैं। और साथ ही में आज वरुण बेवरेजेस का काउंटर भी फोकस में रहेगा क्योंकि CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और उन्होंने अपने टारगेट्स 1175 तक के दे दिए। जो हाल में अधिग्रहण किया है कंपनी ने पश्चिम इंडिया में, वो काफ़ी पॉजिटिव है। 1175 हो गया अब नया टारगेट वरुण बेवरेजेस का। पहले ये 1000 के भी नीचे था, 985 था, जिसको बढ़ाकर 1175 किया गया है। देवांशी शुक्रिया इस सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है खरीदारी के कॉन्फिडेंस। ये साफ साफ दिख रहा है। खैर, आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड से। सर बहुत स्वागत है आपका। अविनाश जी हमारे साथ आज मुंबई स्टूडियो से हैं। कुणाल जी बंसल जी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही किरण यादव थोड़ी देर में हमारे साथ पुणे से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, तो सबका स्वागत है। सबसे पहले जो प्री इलेक्शन तेजी होती दिख रही है, सुब्रमण्यम साहब खरीदारी करते रहें बने रहें या बहुत ज़्यादा भाग गया अप्रैल में तो थोड़ा डरना है? नहीं, खरीदारी करते रहे क्योंकि गिरावट उससे पहले बहुत हुई थी ना, तो बाउंस बैक के लिए अभी बहुत स्पेस बहुत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली ये ऑटो सेक्टर की बात जो हो रही है वहाँ पे क्या है कि ओवर कैपेसिटी थोड़ी क्रिएट हुई थी प्रोडक्शन, सो ऑटो कंपनियों ने थोड़ा ओवर एंटिसिपेट किया था, तो उसमें थोड़ा एक ये क्वार्टर और 2 क्वार्टर में दिख रहा है। बस अदरवाइज ओवरऑल आप देखेंगे कंजम्पशन स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कैपिटल गुड्स में रिकवरी दिख रही है। एक महीने में कैप गुड इंडेक्स ने 10% की छलांग लगाई है। कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, क्योंकि कंजम्पशन का लेना देना कैपिटल गुड्स के साथ है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे ही बढ़ती है तो कैपिटल गुड्स जो फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन के लिए उनकी जरूरत है। ओके, ये IMD का कल जो बयान है ये भी इम्पोर्टेंट है कि बारिश ठीक रहेगी और आपको एल नीनो जैसा फेस नहीं करना पड़ेगा। ये प्योर कंजम्पशन को बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, और इसलिए अप्रैल के महीने में तेजी में कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो बदलेगा सेक्टर्स, और FMCG पे फोकस इसलिए करना चाहिए। कैपिटल गुड्स पे सर कह रहे हैं IT एक्सचेंजर के गाइडेंस और रिजल्ट्स के हिसाब से IT इवन अब एल्यूशन के हिसाब से आकर्षक हो गया। आज 3 रिपोर्ट है, CLSA, मैक्वारी, क्रेडिट स्विस, एक्सिस कैपिटल, और आज सुबह हम बात कर रहे थे, आज सुबह ये बात और अचानक से। लेकिन एक और चीज जो बड़ी पॉजिटिव हो रही है वो भी देख लीजिए, हांगकांग। एक बार जरा हांगकांग का बाजार दिखाएं आप, दिखाई दीजिए जब सेंचुरी से डबल सेंचुरी की तरफ। यस, ये विराट कोहली की तरफ बैटिंग करता है। 235 नॉट आउट अभी तो यही चल रहा है। और चाइना का बाजार भी अर्धशतक तो ये भी लगा चुका है। 55 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी है और ठीक 200 पे जापानीज मार्केट है। पिक्स पर करते हैं फोकस। अविनाश जी तेजी हो या मंदी, शांत संयत एकदम वो एकदम तटस्थ भाव से एकदम हमेशा 2 स्टॉक देते हैं। आज कितने हैं? आज भी 2 स्टॉक है। मतलब तेजी और मंदी हो उनका एकदम सही फंडामेंटल फिक्स है, 2 बहुत है, उतना ही खाओ जितना पचा पाओ, है ना? बताइए सर। अनिल जी, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस में दिवीज रहेगा। हमको लग रहा है कि दिवीज जो एक सिग्निफिकेंट क्रैम्स प्लेयर है, आगे आने वाले क्वार्टर में और FY 20 में ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी तेज़ी से पॉजिटिव होगा। थोड़ा बहुत रुपया का हेडविंड इनको पॉजिटिव मिलेगा, बट ओवरऑल जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे एक अच्छा खरीदने का मौका है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 6 to 12 मंथ्स में 1800 रुपये का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो कैश सेगमेंट में हमको पसंद है वो नोसिल है। नोसिल एक पेट्रोकेमिकल स्पेशलिटी प्लेयर है जो रबर पॉलीमर्स बनाता है, और इस कंपनी की खास बात है अनिल जी कि ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और करीबन 28% के EBITDA मार्जिन पे ऑपरेट करती है। हाल ही में कंपनी ने एनालिस्ट को एक प्लांट विजिट पे लेके गई थी और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से डबल दिसंबर 2019 से हो जाएगी। तो हमको लग रहा है कि करंट मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से कम 12-13 रुपये की अर्निंग इस साल आएगी
और उस हिसाब से ये काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है। यहाँ से स्टॉक मुझे लग रहा है करीबन 6 to 12 मंथ में 190-200 का टारगेट प्राइस दिखा सकता है। क्या बात है, ठीक है। तो नोसिल ये मेरे ख्याल से पहली बार ही आया आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट पे, पहले भी कभी था? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी हमने बहुत पहले बहुत को पहले, recommend हाँ। किया, करीबन 75-80 था। अच्छा। अभी काफ़ी टाइम तक 145-150 में कंसोलिडेट हुआ है, बट ये शायद मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया। करेक्ट, तो बहुत लंबे समय पहले आया। आइए शामिल करते हैं हमारे दिल्ली के दोनों महानुभावों को। पहले बंसल जी के पास चलते हैं। बंसल जी, आपकी पिक्स कौन सी, ये आज वाली है या पूरे महीने की अप्रैल की सीरीज की शुभ शुरुआत हो रही है? कुछ क्या खास क्या लेके आए आज? देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक्स की बात करें तो अनिल जी, जैसे पिछली सीरीज जब शुरुआत हुई थी तो मैंने 3 स्टॉक्स बोले थे, रिलायंस, आईटीसी और टाइटन, और तीनों ने भरपूर रिटर्न दिए हैं। और अनिल जी, इस सीरीज के लिए 2 स्टॉक्स अनिल जी निकाल के लाया हूं मैं। पहला है बीपीसीएल, जो काफी अच्छा लग रहा है। ओएमसीज काफी अच्छी लग रही है और काफी रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं। ओएमसीज में बीपीसीएल काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर खरीदारी की राय है। 374.80 का स्टॉप लॉस और 402 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट। दूसरा अनिल जी पिक है सीमेंस, जिसको काफी लोगों ने रिकमेंड करा है और ये स्टॉक ने अनिल जी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। यहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। शुरुआत में 1030 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 1174 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए सीमेंस को खरीदने की राय है। okay, तो इसमें 2 चीज होगी। पहली बात तो जो अभी सुनील सर कह रहे थे भाई कि कैपिटल गुड्स, तो आपको फंडामेंटल व्यू आपको मिल गया सेक्टर पे और स्टॉक भी मिल गया सीमेंस। और सीमेंस कल विश्वेश जी भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करके गए 10 की कमाई में, है ना। बाद में शुभम ने भी बताया, और बाद में शुभम जी ने, तो सीमेंस तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बीपीसीएल सिटी की रिपोर्ट है आज, 390 से उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है 420 का, तो ये एक और है। आइए अब पुणे चलते हैं, जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पुणे का कनेक्शन कर लेते हैं। हमारे साथ है किरण जी। किरण जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या इरादा है आज आपका? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तेजी का ही इरादा है। मुझे कोई दौरान ऐसा नहीं लगता कि कहीं बहुत बड़ी गिरावट आएगी। शायद साइडवेज रहेगा और आखिरी में वापस एक बार अच्छी मूव देखने को मिलेगी पॉजिटिव। ईयर एंड लास्ट ट्रेडिंग डे ईयर एंड का है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड का। तो मेरा मानना है कि 2-3 काउंटर्स है जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए। पहला रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेस, जो कि 15 ट्रेडिंग डेज के कंसोलिडेशन के बाद कल आखिरी आधे घंटे में बहुत ही अच्छी मूव दी। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 2670 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि लेवल्स ऑफ 2850 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। आज के लिए बात करें तो 2780, 2790 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पर ये पहले टारगेट्स रहेंगे। इधर से काफी बड़ी मूव देखने को मिल रही है क्योंकि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट है और जो पैटर्न का प्राइस टारगेट आता है वो करीबन 3200 का देखने को मिल रहा है। तो अगर इस महीने का ट्रेड करना है तो पीएल में हर गिरावट में बाय करने की सलाह होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पोजिशनल व्यू के लिए करीबन 2640 का रहेगा और 3200 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा जो कल मैंने बीटीएसटी में स्टॉक दिया था, मुथूट फाइनेंस, जो कि 20 मिनट में ही टारगेट अचीव कर दिया था। तो मुथूट फाइनेंस में भी टारगेट अचीव करने के बाद जो करेक्शन आया उसके बाद आखिरी 1 घंटे में वापस एक बार एक अच्छी पुल बैक रैली आ गई। तो मेरा मानना है कि इधर डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और ये भी करीबन 15 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इधर भी आज के लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन, आज के ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 605 का। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 617, 619 के लेवल्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। और पोजिशनल व्यू के हिसाब से इधर से मुझे लगता है कि जो प्राइस पैटर्न है उसका टारगेट करीबन 640-45 का देखने को मिल जाने चाहिए। तीसरा रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में कल मंदी देखने को मिली, पर जिस लेवल पे आ चुका है वो पूरे फरवरी सीरीज से आज तक जो अगर हम चैनल देखते हैं तो चैनल के लोअर एंड पे है। तो ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स के नजदीक है, तो इधर बाय करके चलना चाहिए। 3 दिन पहले जो बॉटम बनाया था 202, 201 का, वही कल हम क्लोज होते हुए उधर से बाउंस बैक देखने को मिला लास्ट 15-20 मिनट में। तो मेरा मानना है कि आपका 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 203 का क्लोज है तो 202 का क्लोज है, तो 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की चेष्टा करें। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 209, 210 के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। 212 का एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न रहेगा जहां से एक बहुत बड़ी मूव आएगी, पर उधर आने के बाद वापस हम बात करेंगे इस स्टॉक पे।
ठीक है, 3 शेयर हो गए। एक तो पिरामिड एंटरप्राइजेस जो कि कुणाल जी का भी शेयर है, उनकी होल्डिंग भी है इसमें और डिस्क्लोजर भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज स्ट्रेंथ है। कल की क्लोजिंग बड़ी शानदार थी इसकी। मुथूट फाइनेंस और एक हिंडाल्को में ध्यान इस चीज़ का रखें, जस्ट 200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख लें। 199 जस्टिफाइड है और पहला टारगेट आपका 209, फिर 212 पार करेगा तो फिर और बात आगे करेंगे। फिलहाल 210 तक का एक एवरेज टारगेट रख के आप खरीदारी भी कर सकते हैं। 200 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। कुणाल जी, जिनके बारे में हम बात भी कर रहे थे, कुणाल जी गुड मॉर्निंग। आपकी गुड मॉर्निंग इसलिए भी थोड़ी और बेहतर हो रही है क्योंकि किरण जी ने अभी भी पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में बात की है और यह 3200 की तरफ बढ़ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, मुझे लगता है पिरामिड एंटरप्राइजेज ऊपर के लेवल्स दिखाएगा और मैं पूरी तरह किरण जी के साथ सहमत हूं। और मुझे जब किरण जी बोल रहे थे पिरामिड पर खरीदारी की राय, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी समय से काउंटर दबाव में रहा है और अब इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि वापस से, और मैंने पहले भी बात कही है कि वापस से 3000 की ओर ये बढ़ रहा है और 3000 के लेवल्स आपको कुछ समय में इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है सभी एनबीएफसी स्टॉक्स का, सभी में बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं, सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है पिरामिड भी इसमें ऊपर जाएगा। तो मौजूदा स्तरों से मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15% की तेजी की गुंजाइश यहां पर दिखाई देती है। ठीक है सर, आपके अपने शेयर कौन से हैं? देखिए डिम्पी, आज मैं पूरी सीरीज यानी कि जो आगामी सीरीज है अप्रैल की, इसके लिए 3 शेयर्स मैंने चुने हैं जिनमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आज के लिए राय नहीं है, ये आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरे हिसाब से ट्रेडिंग की राय है। सबसे पहले मेरी राय में वोल्टास लेना चाहिए। वोल्टास में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया है और मुझे लगता है कि वोल्टास बड़ी आसानी से 650-665 के लक्ष्य आपको दिखाएगा। यहाँ 610 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकआउट वोल्टास में आते हुए देखा गया है, तो मुझे लगता है कि वोल्टास इस सीरीज का एक स्टार रहेगा। दूसरा काउंटर आरबीएल बैंक, जिस पर हम लगातार पिछली सीरीज में भी बात करते आए हैं, ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि इस सीरीज में भी इसमें एक्शन रहेगा। तो आरबीएल बैंक खरीदना चाहिए। यहां पर सीरीज का टारगेट 725 रुपए का, 710 रुपए का है और स्टॉप लॉस यहां पर 663 रुपए पर रखकर खरीदारी की राय है। और अंतिम खरीदारी की राय है जिस पर अभी बंसल जी ने भी खरीदारी की राय दी, ये काउंटर है सीमेंस, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया है। मैंने पहले भी कहा है कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आया। तो मुझे लगता है कि पैटर्न के दम पर यह काउंटर 1150-1175 के लेवल दिखाएगा। तो 1125-1150 के टारगेट से सीमेंस भी बाय करने के राय। तो चलिए, ये स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। सीमेंस सबकी लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है और कल सुबह से ही विश्वेश जी की लिस्ट में भी आना शुरू हुआ और वहाँ से खरीदारी करना शुरू, तो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। अब आइए कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस जहाँ पर एक्शन दिखने वाला है आज के सेशन में। पहले तो RVNL IPO पर नज़र डालिए। सरकारी कंपनी, अविनाश जी क्या राय रखते हैं? 1719, ये 17 रुपये देखते हैं मुँह में पानी आ जाता है। ये छोटा सा IPO, छोटी प्राइस का है, मतलब 425 करोड़ का है। लेकिन एक चीज़ मैंने पहली बार बहुत लंबे समय बाद देखी, शायद आपने भी नोटिस की नहीं की, ये मतलब मुझे याद नहीं आता पिछली बार कहूँ, मैं तो IPO इतने सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा IPO जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में खुले और अगले फाइनेंशियल ईयर में जाए? लिस्ट हो नहीं, लिस्टिंग तो ठीक है, आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर में ही बंद हो जाते हैं। ये इसमें खुल रहा है, अगले में जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने, सरकारी कंपनी कुछ भी कर सकती है। बताइए सर। इनफैक्ट अनिल जी, पहले राय देने के पहले मैं यही कहूँगा कि PSU IPOs की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है। करेक्ट। तो उनमें से गिने चुने जो स्टॉक्स है, मुझे याद है आपने राइट्स के ऊपर पॉजिटिव कहा था, तो ये IPO मुझे नहीं लग रहा है कि इतना अट्रैक्टिव है जस्ट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो करीबन 8-9% के EBITDA मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुश्किल से 10% के नीचे है और कैश फ्लोज नेगेटिव है। हमको लग रहा है सिर्फ ऑर्डर बुक देख के और प्रॉफिट देख के निवेशकों को इसमें इमीडिएटली जंप करना नहीं चाहिए। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इसे अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको एक अच्छे प्राइस पे मिले, क्योंकि ये प्योरली एक रेलवे डिपेंडेंट बिजनेस है जहाँ पे वैल्यू एडिशन बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को कोई अच्छे IPO अभी आने वाले हैं जो वहाँ पे मौके ज़रूर मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से पैसे बचा के रखें और यहाँ से अवॉइड करें। ओके, तो बेहतर IPO का करें इंतजार, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक और सेक्टर है जिसपे सुनील सर आपसे राय लेना चाहता हूँ, IT शेयरों पर। एक्सेंचर ने जिस तरह से गाइडेंस दिया और उसको लेकर थोड़ा सा लोग बुलिश हो रहे हैं और आज IT शेयरों पर रिपोर्ट्स भी बढ़िया बढ़िया आई हैं, खरीदना है? यस, सी IT परमानेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रहना चाहिए। ओके। किसी भी हालत में, क्योंकि इंडिया का एक वो फाउंडेशन स्टोरी है। और क्या होता है कि इसमें कि
बहुत सालों के बाद पिछले 2 साल में जो रन अप हुए ना, उसके कारण क्या है कि द ग्रोथ तो एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअली आई थी उसमें एक डरावट आई गई थी पहले कि इतने लॉन्ग टर्म में उन्होंने 30-40% ग्रोथ दिखाए थे उसके बाद, पर जैसे ही आपको रुपये का वीकनिंग लास्ट ईयर हुआ वापस दिलचस्पी आ गई इनमें। तो अब ये स्थिति है कि दिस इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट? क्योंकि इंटरनेशनली आप देखें ना, रिसेशन की डर होती है जनरली मैन्युफैक्चरिंग की ओर, पर आईटी में ऐसा नहीं है कि रिसेशन के टाइम में बहुत सी कंपनियां अपने आईटी को रिजेक्ट करते हैं। तो आईटी का एक्चुअली डिमांड बढ़ता है इन टाइम्स बिकॉज दैट्स द टाइम दे गो डाउन एंड से कि कैसे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं हमारे आईटी आउटसोर्सिंग करके। तो आईटी इज स्टेबल बिजनेस है जो आपके परमानेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन में रहना चाहिए मेरे ख्याल में। कभी वो सेफ्टी की प्ले में आती है, कभी वो ग्रोथ भी दिलवाता है। तो दैट इज माय व्यू दैट आईटी शुड ऑलवेज बी दैट। आईटी होना ही चाहिए। वो भारत की आईटी कंपनीज ने खैर परचम लहराया है, इसलिए टीसीएस, एचसीएल टेक, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज भी इन पे रिपोर्ट्स निकाल रही हैं और अभी भी कह रही हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है। अच्छा, एक चेंजेस आज और हो रहे हैं। आज निफ्टी के अंदर हो रहा है बदलाव, एचपीएल से जा रहा है बाहर, ब्रिटानिया आ रहा है अंदर। ब्रिटानिया पे एक बड़े फंड से खरीदारी भी की है, तो ब्रिटानिया पे ही एक बार राय किरण जी आपकी, इस पे क्या करना चाहिए? कल का लास्ट का आधा घंटा अगर आप ब्रिटानिया के चार्ट खोलेंगे ना, आपको दिख जाएगा 70-80 रुपए की एकदम से गिरावट, फिर एकदम से बढ़ाता ही। ये शायद एडजस्टमेंट भी हो सकती है अप्रैल सीरीज के अंदर जाने की। बताएं सर, इसमें करना क्या है? नहीं, ये लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए। मेरा मानना है कि पोजिशनल व्यूज के हिसाब से 3000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस है, क्योंकि हमने देखा है कि फेब मिड से अभी तक के अगर चार्ट देखते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 3000 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए। एग्रेसिव बाइंग में करीबन 3170 के ऊपर करना चाहूंगा, क्योंकि वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा और फिर मेरा मानना है कि ये स्टॉक मूव करेगा करीबन 3260, 3270 के लेवल्स के लिए। तो लॉन्ग पोजीशंस ही रखने चाहिए इस स्टॉक में। ठीक है, तेजी बनाए रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल तेजी तो रहेगी। तेजी एक और स्टॉक में बन सकती है और इस पर राय लेना चाहता हूं मैं आपसे कुणाल जी। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट 105 से टारगेट बढ़ाकर 115। सरकारी बैंक कल अच्छे संकेत दे रहे थे सेकंड हाफ में खरीदने के। बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी भी खरीदा जाए, हालांकि भाव उससे कहीं ऊपर है। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है अभी भी खरीदना चाहिए। हालांकि देखिए कल की जो तेजी थी उसमें शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा हाथ था और 125 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा में बंदी आई है, जो कि मुझे लगता है बहुत इंकरेजिंग है। हो सकता है कि आज इसमें कुछ आपको सुस्ती देखने को मिले शुरू में, उसका इस्तेमाल करें इसको खरीदने के लिए। मुझे लगता है 125 पर अब एक बड़ा सपोर्ट है और वहीं स्टॉप लॉस रख करके 124 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ऊपर मुझे लगता है 135 तक की जगह है, तो 5-6 रुपए की तेजी की गुंजाइश बिल्कुल दिखाई देती है। तो गिरावट में मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेना चाहिए। ओके, एसबीआई लाइफ 575 रुपए में डील हो सकती है, ये खबर आ रही। बीएनपी परिवार को कुछ स्टेक बेचनी है। अविनाश जी, 5%, अच्छी वाली है, साइज बढ़िया है। अगर अब ये पता नहीं आज हो जाएगी, कब होगी, बात चल रही है। सर भाव भी आ रहे हैं इसके 575 का साइज, 575 का, तो भाव से नीचे है। नेचुरली 5% बेचनी तो नीचे बेचना। 575 जहाँ डील हो वहीं ले लें। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस स्पेस में जिस प्रकार का ग्रोथ इन्होंने न्यू प्रीमियम ग्रोथ में दिखाया है, इनफैक्ट अनिल जी लास्ट लगातार 3-4 क्वार्टर से करीबन 30% की ग्रोथ है। और जिस प्रकार की डील आईसीआईसीआई प्रू में हुई थी, हमको सभी को शायद याद होगा कि ये डील फाइनली 322-323 में हुई, बट डील होने के पहले शेयर काफ़ी वीक था, बट डील होने के बाद यहाँ पे जैसे ही नए निवेशकों आए। इस बीच सीएलएसए की कई रिपोर्ट्स आई हैं, तो एक रिपोर्ट और है जो ठीक ऑटो सेल्स के नंबर से पहले है, वो है मारुति पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि खरीदारी करें और 8000 का लक्ष्य दे रहे हैं। बंसल जी, जरा मारुति के चार्ट आप देखिए, आप तो खैर इसके एक्सपर्ट भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8000 आ जाएगा और जब हम नया कारोबारी सत्र होगा, यानी कि जब हम सोमवार को होंगे, तब 1 तारीख होगी जिस दिन सेल्स के नंबर आएंगे। क्या करना है इस पे? देखिए डिम्पी जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने आयशर मोटर पर बिकवाली की राय दी थी और कल मैंने भी दी थी। देखिए ऑटो स्पेस का टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है डिम्पी। 6500 मारुति के लिए अच्छा सपोर्ट है और इस समय मार्केट एक ऊपर के मोमेंटम में है और मेरा ऐसा मानना है वहां पर नजर रखनी चाहिए जो मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहा है। एज ऑफ नो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी, जब तक मारुति में कोई क्लैरिटी से बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल ना आए या कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को ना मिले, तब तक बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली मारुति को अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, आइडिया आज एक्स राइट हो जाएगा। अब लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं अविनाश जी क्या भाव में होगा, कोई 18 रुपये 19 रुपये बोल रहे हैं, क्या कुछ है। एक्स राइट होने के बाद क्या करना है? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई बिकवाली ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिव न्यूज़ आई है आरपू को लेके, हमको लग रहा है कि
टिपिकली इससे खराब न्यूज़ आने की अपेक्षा मुझे नहीं लग रही, और शायद अच्छा ये सबसे खराब जो आना था हो गया, बिल्कुल आ गया। और मुझे लग रहा है कि लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि अगर ये राइट्स इशू पब्लिक शेयर होल्डर्स अप्लाई नहीं करती तो पूरा मैनेजमेंट ही ये राइट्स इशू में पैसा लगाएगा। वो तो लगाएंगे, और लेकिन 75% के ऊपर हो जाएगा फिर स्टेक उनका। आई मीन वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि प्रमोटर का सपोर्ट है प्लस उनका कमिटमेंट है, तो ये लेवल से गिरेगा नहीं, बट हाँ ऊपरी लेवल के लिए भी बढ़ने के लिए समय लगेगा। मेरे ख्याल से कम 2-3 क्वार्टर स्टॉक यही रेंज में रहना चाहिए, 2-3 तिमाहियों तक यही रेंज में रहेगा। ओके, वरुण बेवरेजेस, जरा ये स्टॉक आज बड़ा इंटरेस्टिंग रह सकता है। बेहतरीन रिपोर्ट है इस पर, CLSA की 985 से टारगेट 1175। किरण जी चार्ट तैयार कीजिए, बताइए वरुण बेवरेजेस बढ़ेगा और अभी तो और बढ़ेगा? बिल्कुल, 10 की कमाई में मैंने 3-4 बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। मैं बहुत बुलिश हूँ, हमारे डिस्क्लोजर के हमारे पोर्टफोलियोज में हमने रेकमेंड किया हुआ है और मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। पिछले करीबन 8 महीने से एक ही कंसोलिडेशन फेज में है और एक ब्रेकआउट चाहता है। 840 लेवल रहेगा जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा और फिर ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेगा। तो मेरा मानना है कि ये मीडियम टर्म आउटलुक यानी 6 महीने से 1 साल के व्यू रख के चलना चाहिए। मेरा मानना है ये 1150 नहीं 1600 की बात करूंगा मैं अगले 3 साल की अगर व्यू देते हैं तो। हो तो किरण जी डिस्क्लेमर दिया, तो ये बताइए किस भाव में लिया और किस भाव में बेचेंगे, थोड़ा और ज्यादा बता दीजिए। नहीं, हमने पहला जो बाय कॉल लिया था वो करीबन 555 पे लिया था। और बेचेंगे कब? नहीं, ये बेचने का अभी जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं आता है अनिल जी तब तक बेचेंगे नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, बाय ऑन डिप्स और होल्ड। अच्छा, एक तो ये दे दिया आपने, चलिए ठीक है डिस्क्लेमर कि वरुण बेवरेजेस आपके पोर्टफोलियो में। कोई आपके पोर्टफोलियो में दूसरे स्टॉक भी हैं, UBL, USL, रेडिको, ऐसा कोई और बेवरेजेस? या मालूम था आप घूम के बेवरेजेस भी आए हैं। नहीं, अरे मेरा सवाल आना ही था। सवाल पूरा किधर हुआ अभी दिन पे? सर क्या आपके पोर्टफोलियो में टाटा कॉफी और मैक्लेड रसेल जैसे भी शेयर है? बस हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बैलेंस हो गया। बता दीजिए सर। यूबीएल और मैकडॉनल्ड्स तो मेरे यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर बीबीटीसी ये एक काउंटर है जो कि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख चुका हूं। मेरा मानना है कि इधर एक बहुत बड़ी मूव आएगी। टाटा ग्लोबल भी मेरे पोर्टफोलियोज में है, वो भी मेरा मानना है कि अगले 2-3 साल के लिए रखना चाहिए। तो ब्रीवरेज कंपनीज में ये 3-4 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में। थोड़ा दिन लगातार शो कीजिए डिम्पी जी के साथ, गारंटी से आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे ये सारे। तो परसों के दिन 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, उसमें से यूनाइटेड ब्रूवरीज था, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बाकी के 2 बराबर चले। तो डीपी जी का आशीर्वाद नहीं मिला इसलिए वो नहीं, आप यकीन मानिए जिससे मैं आप उस समय कह रहे थे ना कि यूबीएल को शॉर्ट करो, मेरे मन में आ रहा था पता नहीं आज किरण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों मरना चाहते हैं आज ऐसे शॉर्ट लेके। और आप यकीन नहीं मानेंगे वहीं से उसका ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया और वहीं से वो 100 रुपए चला, आपको ध्यान भी होगा। कुणाल जी राकेश जी ने तो ये छोड़ ही दिया। ये जब तक डिम्पी जी शो में बैठे हैं, अच्छा अब तो शो के पीछे भी, अगर वो डिम्पी जी शो में नहीं है फिर भी नहीं करते। लेकिन इसी पे एक राय में जरा सुनील सर से ले लूँ। सुनील सर, ये कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, अभी इलेक्शन का सीजन भी है तो मीटिंग अटेंड के लिए यही होता है ना, क्वार्टर बिरयानी और क्वार्टर हाँ, नहीं तो लोग जाएंगे नहीं। एब्सोल्युटली तो इसकी आई मीन एंड रूरल में जब भी पैसा बांटते हैं ना लोग, तो नेचुरली एक अलोकेशन तो लिक्विड एसेट्स के लिए जाता है। वाह, लिक्विड एसेट्स, अच्छा नाम दिया आपने। ये भी अच्छा है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स, ओके, बढ़िया है सर। एक ना पक्का सेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, सीमेंट सॉलिड एसेट्स। हाँ, सॉलिड एसेट्स। ये CLSA की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि जो औसतन एवरेज रेट प्राइस होना चाहिए था सीमेंट कंपनीज ने, वो तो उन्होंने बढ़ा लिया, वो साउथ वालों ने बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि आगे चल के यूटिलाइजेशन बढ़ेगा थोड़ा सा और हो सकता है कंजम्पशन भी बढ़े। ये सब कुछ प्राइस के अंदर डिस्काउंट है इसके? नहीं, अभी तक नहीं है क्योंकि फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कैपेसिटी कई ऐसे कंपनियां हैं जिनका 85-90% पहुंच चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी क्रिएशन का ड्राइव इधर आने से पहले प्राइस रियलाइजेशन इंप्रूव होगी, क्योंकि थोड़ा प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई। इसलिए साउथ में नहीं तो सरप्लस है, फिर भी प्राइस बढ़ा पा रहा है। तो ये अभी एक जो कैप गुड्स की रिवाइवल है ना, कैप गुड्स कैन नॉट रिवाइव विदाउट सीमेंट एंड स्टील। ये बात भी सही है, क्योंकि ये साथ में ही जाने का है ना, खाली मशीन को तो थोड़ी करते हैं, मशीन का इरेक्शन होता है, सपोर्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली सीमेंट और स्टील में देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस रियलाइजेशन भी
बढ़ेगी। और हमारे ख्याल में ओनली थिंग इज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, ज्योग्राफी स्पेसिफिक रहना चाहिए। इट्स नॉट कि ऐसे जाके ब्लाइंडली खरीदो। ठीक बात है। और उसके लिए अगर आपने पिछले मिस कर दिया कोई बात नहीं, फिर से सीमेंट का रिसर्च गुरुकुल देख लीजिए। हाँ, ये बात भी आपको पता चल जाएगा कौन सा सीमेंट शेयर करना है।